नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों और रिपोर्टों को मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों के कुछ अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। ऊर्जा विभाग की भूतापीय ऊर्जा नीति और ग्रीन हाइड्रोजन नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाना प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इन नीतियों के प्रस्तावों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बता दें आपको, प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वही वार्षिक प्रतिवेदनों और रिपोर्टों को भी मंजूरी मिल सकती है आज। तो बता दें आपको, प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है देहरादून में। ऐसे में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं वार्षिक प्रतिवेदनों और रिपोर्टों को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के तो वही कर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अभय, प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में कैबिनेट बैठक यहाँ पर शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय था, लेकिन मंत्रियों के जो आने का जो सिलसिला था उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर यहाँ पर हुआ और यही वजह रही कि थोड़ा सा समय इसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर किया गया। अब से कुछ देर में ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में जो आगामी जो मानसून का जो सत्र आहूत होगा उसमें क्या क्या प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, विभिन्न विभागों के जो योजनाएं हैं वो क्या किस प्रकार से रहेगी, उनके जो वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है उसको आज कैबिनेट के सम्मुख रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की जो महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा योजना है उसकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर भी आज मंथन यहाँ पर हो सकता है। उसको लेकर आज यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है। जो हाइड्रोग्रीन योजना की पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक वाहन की जो नीति अब तक नहीं आई है उसे आज कैबिनेट के सम्मुख रखने का काम परिवहन विभाग की तरफ से किया जा सकता है, जिस पर विचार विमर्श के बाद कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उनमें कुछ संशोधन होने हैं, उसको लेकर भी आज यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों से जुड़े हुए और खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन यानी प्रदेश का जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको लेकर इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। इसलिए आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और सभी की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है कि क्या कुछ आज की इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कुछ निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं और कैबिनेट की तरफ से किन किन निर्णयों को मंजूरी यहाँ पर मिल पाती है। जी जी बिल्कुल। अब है ये इस बैठक में सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस दौरान और कौन कौन मौजूद हो सकता है इस बैठक में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार से बीजेपी का अभी ये कह सकते हैं कि चुनावी संगठन का जो चुनावी पर्व था वो समाप्त हुआ, तो ऐसे में आज उसके ठीक दूसरे दिन ये कैबिनेट बैठक यहाँ पर रखी गई। तो सभी मंत्रियों को पहले से ही कैबिनेट बैठक का निमंत्रण यहाँ पर था और वो सभी लोग इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा शासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कोशिश यही है कि आज की इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से जो विभिन्न जो योजनाएं या जो नीतियाँ अभी तक सरकार की तरफ से बनाई जानी है उनको कैबिनेट के माध्यम से यहाँ पर मंजूरी दी जा सके
आगामी जो मानसून सत्र सरकार की तरफ का होने वाला है, उस मानसून सत्र में क्या कुछ पेश किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत आज यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही चारधाम यात्रा जो इस समय चल रही है, मानसून सीजन इस समय जो गतिमान है, उसमें क्या कुछ आपदा को लेकर निर्णय इस समय लिए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण योजनाएं, उन पर भी अपडेट लेने का काम आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ स्कूलों की जो जीर्णशीर्ण स्थिति है, उसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि आज की बैठक महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कर्मचारियों से जुड़े हुए यहाँ पर हो सकते हैं, उस पर सभी कर्मचारियों संगठनों की निगाहें टिकी हुई है। और अब देखना यही होगा कि जब कैबिनेट बैठक अब से कुछ देर में समाप्त होगी तो क्या कुछ उसके निर्णय निकल कर सामने आ पाते हैं और क्या कुछ सरकार की तरफ से बड़ी सौगात राज्यवासियों को दी जा सकती है। जी बिल्कुल। अब राज्य सचिवालय में या मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, ऐसे में क्या कुछ खास मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन की जो नीति जिसकी हम लगातार चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, उस नीति पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है, उसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है। क्योंकि अभी तक राज्य के भीतर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जितने भी वाहन हैं, उनकी नीति को लेकर कोई अभी तक ठोस पहल नहीं की गई थी। एक नीति बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई थी। अभी तक जो इलेक्ट्रिक वाहन जो चल रहे थे, उनको लेकर ये कह सकते हैं कि कई तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जो पेट्रोल डीजल के जो वाहन थे, उनके जो वाहन स्वामी थे, वो लगातार इन इलेक्ट्रिक वाहनों का विरोध यहाँ पर कर रहे थे। उनकी तरफ से इसे मनमाने रूप में अपनाने का आरोप लगाया जा रहा था और यही वजह रही कि परिवहन विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से नीति बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि सभी जो व्यवस्थाएं वो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चल सके। किसी भी तरीके से ये कह सकते हैं कि राज्य के पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में जो सरकार कदम उठा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक वाहन की ये नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। उम्मीद ये है कि आज की कैबिनेट बैठक में इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो भूतापीय ऊर्जा की नीति हो या फिर हाइड्रोजन योजना की नीति हो, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से और बेहतर तरक्की कर सकता है, कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है उत्तराखंड राज्य, उसको लेकर जो विभाग की जो योजना है, उनमें ये महत्वपूर्ण नीतियाँ बड़ी कारगर साबित हो सकती है। इसलिए उन नीतियों को आज भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं, ये कह सकते हैं कि राज्यवासियों के लिए सौगातें भी हैं और उस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। ये कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से बड़ी सौगात राज्यवासियों को दी जाती है, जो वाहन स्वामी उनको लेकर क्या कुछ है और कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश कैबिनेट की तरफ से दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो रही है। 6 विकास खंडों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसकी अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। तो वह जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने चुनाव पारदर्शिता से संपन्न कराने को लेकर पोलिंग बूथ के लिए चयनित पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्मियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहला रेडमाइजेशन किया गया है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर स्थिति साफ होने के बाद जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। तो ये चक्राता, कालसी, विकास नगर में 24 और डोईवाला, रायपुर, सहसपुर में 28 जुलाई को मतदान की तिथि घोषित की गई है। इसी क्रम में मतदान संपन्न कराने को लेकर जिले के 1090 पोलिंग बूथ के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पंकज का गया बाहर चले गया क्यों दे दिया ये जमानत राशि ऑनलाइन होगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम दावी ने बीते कल राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश भर से आए चिकित्सकों को सम्मानित किया है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। तो बता दें, उत्तराखंड में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ मिला है। तो ये प्रदेश के हर जिले में स्थापित मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है। कॉलेज किए जा रहे हैं, जहां 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नमामि गंगे समिति की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और दोषियों पर चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर पालिका पौड़ी और नगर निगम श्रीनगर को ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पौड़ी शहर में सीवर लाइन बिछाने की योजना जल्द तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही डीएम ने पुराने कूड़ा स्थलों के सौंदर्यीकरण कर पार्क विकसित करने और उनकी वर्तमान स्थिति की तस्वीरें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गंगा यूनिट हरिद्वार को एसटीपी डेटा गंगा तरंग पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा है। साथ ही खुले में सीएनडी वेस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने कोटद्वार एसटीपी भूमि विवाद सुलझाने, सतपुली में कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि चयन और डीपीआर भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदियों में अवैध अपशिष्ट न डालने की सख्त चेतावनी दी और अवैध खनन पर भी सख्ती के निर्देश जारी किए। नमामि गंगे में जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनके संबंध में जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं और जो लेगेसी वेस्ट के संबंध में एक डिटेल्ड रिव्यू की गई सभी नगर पालिका नगर निगमों के साथ भी और साथ में हमारे डीएफओस के साथ भी। तो इसमें जैसे पौड़ी का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक प्रपोजल भी चल रहा है और साथ में सीवर लाइंस का भी प्रपोजल है, तो उसको शीघ्रता से उसके लिए जो डीपीआर वगैरह है वो प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तरह से लेगेसी वेस्ट हमारा जैसे श्रीनगर स्वर्गाश्रम में कुछ कार्रवाई हो चुकी है, तो उसको एक ब्यूटिफाई करने के लिए बताया गया है। और जहाँ जहाँ पे हमारी जैसे कोटद्वार वगैरह के नगर में कुछ लैंड से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बताया गया, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली और कुछ जगह ये भी बल्कि पाया गया कि इंडस्ट्रीज़ कुछ कोटद्वार में हैं जो कि नदी में सीधे अपना वेस्ट मटेरियल को प्रवाहित करती हैं, तो उसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इस प्रकार का काम करते पाया जाए तो उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी उनका चालान किया जाए और साथ ही साथ नगर निगम तो अभी चालान कर ही रहा है। तो इस सभी विषयों पे एक डिटेल्ड चर्चा हुई है, जिससे कि हमारी जो नदियाँ हैं या जो हमारी साफ सफाई है उस पर और बेहतर ढंग से काम। तो खबरों में आगे बढ़ेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो रही है। 6 विकास खंडों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसकी अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने चुनाव पारदर्शिता से संपन्न कराने को लेकर पोलिंग बूथ के एक लिए चयनित पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्मियों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहला रैंडमाइजेशन किया गया है। तो वहीं हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर स्थिति साफ होने के बाद जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है। तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से शुरू है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, राज्य भर में कह सकते हैं कि हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल तक ये कह सकते हैं कि हजारों संख्या में नामांकन पत्र यहाँ पर खरीदे गए थे, चाहे वो सदस्य ग्राम पंचायत हो, प्रधान को हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सभी पदों के लिए हजारों की संख्या में लोगों के जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, उनकी तरफ से नामांकन पत्र खरीदने का काम यहाँ पर किया गया। आज से ये कह सकते हैं कि 2 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये नामांकन जो होंगे इस बीच में यहाँ पर होंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया। इस दौरान जो संभावित उम्मीदवार हैं वो अपने अपने नामांकन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच यहाँ पर होगी। नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय यहाँ पर निहित रखा गया है और 14 जुलाई को ये कह सकते हैं कि जो पहले चरण के लिए जो मतदान होना है, उस पहले चरण के मतदान के लिए जो संभावित जो प्रत्याशी होंगे जिनकी तरफ से नामांकन यहाँ पर किया गया है, उनके लिए चुनाव चिन्ह यहाँ पर आवंटित यहाँ पर किए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए ये कह सकते हैं कि 18 जुलाई को नामांकन जो पत्र जमा हुए हैं उस पर चुनाव सिंबल देने का काम यहाँ पर होगा और 28 जुलाई को यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरे चरण के लिए मतदान यहाँ पर होगा। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान था और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को। 31 जुलाई को ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में मतगणना यहाँ पर होगी। सभी 12 जनपदों में सभी जो ब्लॉक मुख्यालय हैं वहाँ पर मतगणना का काम वहाँ पर किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि जिस प्रकार से ये चुनाव प्रक्रिया हुई है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर निपट सके। जो चुनाव की जो नियम है, जो चुनाव के जो कानून है, उनका पूरी तरीके से सभी लोग अक्षरशः यहाँ पर पालन यहाँ पर कर सके। इस बार राहत की खबर ये कही जा सकती है कि जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए जो खर्च की जो सीमा थी उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। पहले सीमा कम यहाँ पर रखी गई थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख करने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार क्षेत्रों में जो अभी तक पंचायत चुनाव की जो आस लगाए बैठे जो उम्मीदवार थे, जो लोग तैयारी कर रहे थे पिछले लंबे समय से, वो अब अपना नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जो पंचायत चुनाव की जो रणनीति होगी या पंचायत चुनाव की जो जंग होगी, सियासी जो जंग होगी, वो अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 तारीख तक के नामांकन पत्र जमा करने की तिथि यहाँ पर रखी गई है। ये कहा जा सकता है कि 7 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा कि पूरे प्रदेश में 12 जनपदों के भीतर जहाँ जहाँ पंचायत चुनाव होने हैं वहाँ पर कितने लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस रूप में यह चुनाव की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पूरी कमर यहाँ पर कसी गई है। सभी पुलिस, SDRF पुलिस, होमगार्ड्स और अर्धसैनिक बलों की भी कुछ जगहों पर तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि पंचायत चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न यहाँ पर कराई जा सके। मानसून सीजन में पंचायत चुनाव यहाँ पर हो रहे, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई आपदा इस पंचायत चुनाव में बाधा ना बने, इसलिए SDRF और NDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखने का काम यहाँ पर किया गया है ताकि तय समय पर टीमें पोलिंग पार्टियां पोलिंग क्षेत्रों में वहाँ पर पहुँच सकें, मतदान करा सकें और मतदान कराने के बाद जो सभी जो मतपेटियाँ हैं उनको वापस लाने का काम ब्लॉक मुख्यालयों तक किया जा सके। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर्स होते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जागरूकता भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से जागरूकता के काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों को अपने मतदाताओं को समझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि छोटी सरकारों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागिता कर सके, मतदान का प्रयोग कर सके और छोटी सरकारों को चुनने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। जी बिल्कुल, अब एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें 24 और 28 जुलाई को मतदान होने हैं। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। धर्मनगरी हरिद्वार शिवगढ़ों के स्वागत के लिए तैयार है। न केवल सरकार और प्रशासन बल्कि शहर के व्यापारी और संत भी इसी बीच संतों का आने वाले शिवगढ़ों से नशा मुक्त कांवड़ का आह्वान किया है। आने वाले शिवगढ़ों से अपील और कांवड़ उठाने के नियमों पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। सुनिए आप भी। सावन का महीना शुरू ही होने वाला है जिसमें लाखों कांवड़िया हरिद्वार आकर यहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाता है। लाखों करोड़ों लोग भी आने के लिए यहाँ पर हरिद्वार में जहाँ सरकार तैयार है वहीं हरिद्वार के स्थानीय लोग भी यहाँ पर तैयार हैं। लोगों को क्या यहाँ पर करना चाहिए, किस तरह से उनको कांवड़ उठानी चाहिए और उनको किन नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए, इस सभी विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी। उनसे जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया वाइज में।
और कांवड़ शुरू होने वाली है। बहुत भक्ति भाव से यात्रा जो शुरू होती है, इसके लिए सबसे पहले शब्द आपके क्या निकलेंगे, क्या इंडिया वाइज को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, मैं समझता हूँ कावड़ मेला शुरू हो चुका है। वैसे तो गुरु पूनम के बाद कावड़ उठती है, लेकिन मैं देखा हूँ करीबन 1 महीने पहले ही कावड़ शुरू हो चुकी है। और मैं समझता हूँ राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तक के कावड़िया यहाँ हरिद्वार में पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सावन का महीना भगवान शंकर जी को समर्पित है और इसमें परंपरा है कि हम भगवान शंकर को गंगा जल से अभिषेक करते हैं। और मैं समझता हूँ पूरा इस समय जितने हमारा उत्तरी भारत है सभी यहाँ पहुँच रहा है। और आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ कावड़ी आते हैं उसमें हमारे जितने भी हरिद्वार के वासी होते हैं सभी उनका स्वागत करते हैं। और हम ये मानते हैं भगवान शंकर के गण हैं। और इसके साथ साथ देखिए जब वो आते हैं उनके साथ डीजे आदि बहुत अच्छा लगता है। परंतु कावड़ मेला बहुत दिव्य भव्य तो होता है ही, लेकिन हमारी कुछ परंपराएं भी है। आपने ये भी देखा होगा कावड़ी कुछ ऐसे भी आते हैं जो एक एक जो जब चलते हैं नतमस्तक होकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य लेट के आते हैं। कुछ पैदल आते हैं, कुछ गाड़ियों में आते हैं। नाना प्रकार के कावड़ी है, जिसकी जैसी आस्था वैसे वो यहाँ आते हैं। जी, जिस तरह से कावड़ी आते हैं, आपने भी कहा अलग अलग तरीके से, कावड़ियों को इस पूरी यात्रा में किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने जीवन को ढालना चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा। कावड़ी नियम तो बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ ज्यादा नियम ना पालन करे, खाली नशा मुक्त रहे। अगर कावड़ी हरियाणा से यहाँ आता है, दिल्ली से यहाँ आता है, यूपी से यहाँ आता है, मेरठ से आता है, राजस्थान से आता है, इतना तो पालन वो करे कि हम व्रत नहीं रख सकते, लंबा सफर है, मान के चले। हम जो है इतना तो करें, हम नशा ना करें। इस समय आपने देखा होगा हरिद्वार में जब भी कावड़ मेला होता है उस समय यहाँ नशा खूब बिकता है। और हमारा प्रयास है इस बार जो है नशा मुक्त कावड़ हम की शुरुआत करें। नशा मुक्त कावड़। आपने देखा होगा पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों की पूजा की थी, उनके चरण धोए थे, उनका पूजन किया था, तिलक किया था। और ऐसा भी हुआ था पूरे कावड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा भी की थी। हमारे उत्तराखंड का मानना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उनका मानना है अतिथि देवो भव। वो सभी जितने भी कावड़ी है सबको देव मानते हैं, भगवान शंकर के गण मानते हैं। मैं यही चाहूंगा कि अगर हम आपको भगवान शंकर के गण मानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आपको भगवान शंकर के गण मानते हैं, तो आपको भगवान शंकर के गण की तरह ही रहना पड़ेगा। तो गुरु जी, लेकिन इस बीच ये भी देखा जाता है कि भगवान शिव के नाम पर बहुत से लोग भांग का, अन्य नशों का भी उपयोग करते हैं, उनको किस तरह की सीख देंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आजकल हमारी जो परंपरा है बहुत, आपने देखा होगा कहीं लोग ऐसे भी कहते हैं नहीं जी भगवान शंकर भांग खाते थे। नाना भर के जितने ड्रग्स है सभी यहाँ बिकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस बार जितने भी कावड़ी यहाँ आए वो नशे से दूर रहे। आपने देखा हो कहीं लोग शराब पी के भी आते हैं और यहाँ बवाल हो जाता है, हरिद्वार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए प्रयास किया जाएगा कि इस बार जो है हमारी कावड़ नशा मुक्त हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इस बार की जो कावड़ यात्रा हो दिव्य और भव्य हो। तो ये था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिन्होंने एक विजन दिया है कि इस बार की कावड़ नशा मुक्त कावड़ होनी चाहिए। ये आवाज के लिए विकास चौहान, हरिद्वार। तो एक और उत्तरकाशी से जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं आज यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल उत्तरकाशी जिलाधिकारी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वासन कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को उजरी से सिलाई बैंड तक पैदल मार्ग से ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। वहीं आज 50% श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने मौके पर तैनात सभी विभागों की टीमों को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।